हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाली है, उसके लिए आप लोग देख सकते हो ये स्क्रीन पे एक पेपर है। ये पेपर यूपी बोर्ड का ही है, क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2023 का। ठीक है, ये देख सकते हो 2023 का पेपर है, आर्ट्स डीए जिसका कोड है जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है उसको लगाना जरूरी है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग ये आर्ट्स एक डीए जो पेपर सेट है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हिंदी का क्लास 10th का। ठीक है, फिर मैं कहूंगा बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हिंदी में कुछ टॉपिक हटे हुए हैं, तो चलो इसमें जो टॉपिक हटे हुए हैं साथ में उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी कहूंगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्या है? आप शुरू में जानते हो कि 20 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा और ओएमआर बेस्ड। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो ये 20 शुरू में खंड अ के अंतर्गत एमसीक्यू है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतेंदु युग? भाई नाम में ही है शुक्ल, ये किस युग के लेखक है? शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि गबन की विधा है। ओके, जो गबन ये रचना है इसकी विधा हमें बताना है। सबसे पहले गबन के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। और किस विधा की रचना है? तो यह सीधे सीधा आप लोग याद रखना उपन्यास विधा की रचना है, काफी फेमस रचना है प्रेमचंद जी की। ठीक, चलो अगली रचना देख लेते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला कि कंकाल के लेखक कौन है? ओके, देखो कंकाल आप लोग याद रख लेना, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, ये जो तीन रचनाएं हैं कंकाल, तितली और इरावती, काफी फेमस रचनाएं हैं। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, तो थर्ड का आपका ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मुंशी प्रेमचंद, निराला या रामचंद्र शुक्ल आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्थ नंबर स्क्रीन पे आप प्रश्न देख सकते हो, यह क्या है कि कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही कृति है किसकी है भाई? धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की या अमृत राय की? तो सही ऑप्शन आपका ये डी वाला हो जाएगा, अमृत राय की। ठीक है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की। ठीक है, चलो भाई साहब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं ये इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समयावधि है। ओके, हमें शुक्ल युग की समयावधि यानी समय सीमा बतानी है। 1919 से 1918 तक या 1919 ईस्वी से 1938। देखो आपका ये बी वाला इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1919 से 1938। ठीक है, ये शुक्ल युग की समयावधि है या समय सीमा है। अगला प्रश्न देख सकते हो भाई, अगला प्रश्न है साकेत रचना है। जो साकेत है ये किसकी रचना है हमें ये बताना है। तो चलो भाई इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। साकेत भाई एक काफी फेमस रचना है, काफी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, आप लोग याद रखना मैथिली शरण गुप्त। तो प्रश्न संख्या जो 6 है इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ओएमआर शीट में आप लोग 6 का जो डी वाला गोला होगा उसको आप रंगोगे। ठीक है, चलो सातवां प्रश्न देख लेते हैं भाई। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ओके, महादेवी वर्मा कवित्री हैं और ऑप्शन दिया कि प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, क्षयवादी युग की, क्षयवादी वही हुआ, प्रयोगवादी युग की। तो देखो जो महादेवी वर्मा है, ठीक है, वो क्षयवादी युग की कवित्री हैं। देखो महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, उसके अलावा जयशंकर प्रसाद और निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चार लोग क्षयवाद के आधार स्तंभ या क्षयवादी युग के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, ये चारों फेमस है क्षयवादी युग के लेखकों में, तो इनको आप लोग याद रखना। चारों के चारों इसके मतलब क्षयवादी युग के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रानंदन पंत। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवें के बाद आठवां प्रश्न आप लोग देख सकते हो। यह प्रश्न क्या है कि गंगा लहरी रचना है। ओके, गंगा लहरी किसकी रचना है ये बताना है। पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की? सही ऑप्शन आपका पद्माकर हो जाएगा, पद्माकर की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की हमें समय सीमा पूछ रहे भाई। सिंपल 1843 से अब तक का जो समय है उसे आधुनिक काल है, इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, लेकिन 1843 से अब तक का जो समय माना गया है वो आधुनिक काल का समय माना गया है। चलो
अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 के बाद 10 नंबर। यह क्या है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ओके, यहाँ देखना महादेवी वर्मा की रचना, यहीं पे लोग देख कर कहेंगे कि रचना और है, नहीं ध्यान में नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ना। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है बोल रहा है। निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा। देखो निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा, इनकी तीन तो ये काफी फेमस ही रचना दे दिया है। जो युगांत है ना, इनकी रचना नहीं है। ठीक है, युगांत इनकी रचना नहीं बल्कि शायद सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद 10वें के बाद 11वां नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। ओके, हमें हास्य रस का अस्थाई भाव बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये निश्चित है प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में। देखो जो अभी 2023 का पेपर हुआ था, आप जानते हो कि मतलब हर एक पेपर, मतलब हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, या किसी भी सब्जेक्ट का 7-7 सेट होता है पूरे यूपी में। तो 7 सेटों में से 3 सेट में यही प्रश्न आया था कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, और 3 सेटों में ये प्रश्न आया था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव करुणा होता है, शोक होता है, या दुख जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न याद रखना, आपके एग्जाम में देखना ये फंस ही जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 12 नंबर की पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला काफी फेमस लाइन है भाई, काफी फेमस लाइन है। आप सब लोग जानते होंगे कि इसमें उपमा अलंकार है, तो डायरेक्टली आप लोग याद रखना है इसमें उपमा अलंकार है। अगला हम लोग देखते हैं सोठा छंद में चरण होते हैं। भाई सोठा छंद में कितने चरण होते हैं ये हमें बताना है। तो सोठा छंद में आपने सोठा के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा जैसे ये एक लाइन होगी कामा, ये एक लाइन हो गई, फिर एक लाइन, फिर कामा, ये तो ये पहली मतलब कामा के इधर वाला ये फर्स्ट चरण, ये सेकंड चरण, ये थर्ड चरण, ये फोर्थ चरण। ठीक है, तो सोठा छंद में कितने चरण होते हैं ये हमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 13 में। तो 4 चरण होते हैं, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो उसके बाद इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 के बाद यह प्रश्न है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग है। ओके, उपदेश शब्द में उपसर्ग है। अब उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलते, जैसे देश शब्द है, ठीक है, इसके पहले उपसर्ग उप लगकर देश का मतलब ही बदल दिया है उपदेश। ठीक है, तो यहाँ उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप, तो ये सी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 15 नंबर, देखो ये 15 नंबर जो प्रश्न है प्रत्यय से रिलेटेड है और इसे अब हटा दिया गया है। बोर्ड परीक्षा 2024 मतलब 2023 में तो ये था, लेकिन 2024 में या आगे के लिए ये हमेशा के लिए हटा दिया गया है। प्रत्यय से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके जगह पे आपका पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये प्रत्यय के ऐसे तो 2 भेद होते हैं, लेकिन ये इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं आएगा प्रत्यय से, तो प्रत्यय आप मत पढ़ना। ठीक है, चलो उसके बाद 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि हानि लाभ में समास है। ओके, हानि लाभ में हमें समास बताने। तो देखो हानि लाभ हो गया या सॉरी माता पिता हो गया, जिसके बीच ये हाइफन आता है और जिसका आप मतलब समास विग्रह करो तो बीच में और अथवा या आता है। माता पिता का समास विग्रह करोगे तो इसका होगा माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। या लाभ हानि का आप समास विग्रह करोगे तो इसका होगा कि हानि और लाभ। ठीक है, या इसका ये भी हो सकता है कि हानि या लाभ, ये भी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों में कौन सा समास होता है? तो ऐसे शब्दों में आपका माता पिता हो गया या फिर हानि लाभ हो गया, ऐसे शब्दों में आपका द्वंद्व समास होता है, ये आप लोग याद रखना। और द्विगु समास क्या होता है? इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है। द्विगु समास यानी जो संख्या बोधक हो, ठीक है, संख्या बोधक हो, जैसे आपका त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला। ठीक है, त्रिभुज यानी यह त्रिभुज क्या है? संख्या बोधक एक शब्द है, तो यहाँ द्विगु समास हो जाएगा त्रिभुज में। लेकिन हानि लाभ में आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, या माता पिता हो गया, इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मछली का पर्यायवाची शब्द है। ओके, यहाँ पे देखो मछली का पर्यायवाची हमें बताना है। द्विज, मीन, रचना, मूड। भाई मीन, इसका ये बी वाला ऑप्शन राइट होगा। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीन होता है। तो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 17 का बी ऑप्शन सही। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। अब देखो ये प्रश्न संख्या 18 आपका संधि है, ये भी आपका हट चुका है, संधि भी हट चुका है। उसके बाद देखो यहाँ आपका शब्द रूप है मधु, ये भी हट चुका है। और यहाँ देखो आपका एक यहाँ पे धातु रूप है, ये धातु रूप भी हट चुका है। ये तीनों प्रश्न हट चुका है। ठीक है, ये 18,
19 और 20 ये तीनों हट चुका है। इनके जगह 3 नए टॉपिक जोड़े गए हैं, एक वाक्य का स्वरूप, ठीक है, और एक आपका विकारी और अविकारी शब्द, और एक आपका जोड़ा गया है, देखो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वाक्य का स्वरूप, विकारी और अविकारी शब्द, हाँ, और एक वाच्य जोड़ा गया है जिसमें आप कर्मवाच्य, भाववाच्य, मतलब वाच्य के बारे में पढ़ोगे। तो ये 3 आपके नए टॉपिक जोड़े गए हैं, इन तीनों को पढ़ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम लोग नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं खंड ब में। खंड ब के अंतर्गत आप जानते हो कि 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। तो चलो अब इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसमें सबसे पहला आप लोग जानते हो, पहला प्रश्न क्या होगा कि आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा और दोनों गद्यांश से रिलेटेड 3-3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। उनमें से किसी एक गद्यांश के तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जैसे यहाँ पे एक गद्यांश है, ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो 3 ठे प्रश्न है, क्लियर। और अथवा कर नीचे आपका एक गद्यांश दिया है, ठीक है, ये गद्यांश देखो दिया है और इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप दोनों में से कोई एक, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से कोई एक गद्यांश आपको एग्जाम में सॉल्व करना होता है। लेकिन चलो इसको हम लोग दोनों को देख लेते हैं, दोनों को। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसमें आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में, देखो यहाँ तक मुझे पढ़ने से ही सीधे सीधे ये मालूम चल गया, ये मतलब यहाँ संस्कृति के नदी उदी यहाँ बारे में बात कर रहे हैं ना। ये आपका राजेंद्र प्रसाद, एक चैप्टर है राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति, उसी में से ये लाइंस ली गए हैं। तो इसका सिंपल, इसका आप संदर्भ लिख लोगे भाई, चैप्टर का नाम पता चल गया, लेखक का नाम पता चल गया, तो आप लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ पहला प्रश्न पूछा है, एक गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप जानते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद है, ऐसे लिख दिए। और रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है, जो इसमें यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है, इसमें इसका भाव स्पष्ट करना है। तो ये आप करते रहना। और उसके अलावा यहाँ एक प्रश्न पूछा गया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो इस प्रश्न का भी उत्तर दे दोगे, सिंपल। तो ये हम लोग का हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला है, इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। अब देखो, ये तो आपका सीधे, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यहीं से आपका पकड़ में आ गया कि यह मित्रता जो आपका चैप्टर है, जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसका है। तो आप आसानी से इसका संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और यहाँ पे देखो, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ तक ये रेखांकित अंश है यहाँ से, तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप पूरे गद्यांश को पढ़ोगे तो इस प्रश्न को भी आप मतलब हल कर सकते हो, उत्तर दे सकते हो। तो दोनों में से कोई एक गद्यांश आपको करना होता है, आपका जो मन। यहाँ मैंने दोनों सॉल्व करा दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन आएगा कोई भरोसा नहीं है। आगे चलते हैं, अगला जो सेकंड प्रश्न होगा, सेम जैसे फर्स्ट प्रश्न था उसी तरह होगा, लेकिन फर्स्ट में गद्यांश पूछा था, इसमें आपका पद्यांश यहाँ पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे पद्यांश रहेगा और इससे रिलेटेड आपका देखो 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। और फिर आपका नीचे अथवा कर यहाँ पे देखो, ये अथवा है ना, अथवा कर नीचे भी एक गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, ये गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड यहाँ पे आपका 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, लेकिन चलो हम लोग इसको भी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे आप लोग देख सकते हो, निर्गुण कौन देश कौ वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौदे। यहीं पे पहली ही लाइन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता चल गया होगा भाई, ये आपका जो पद्य में मतलब आपका चैप्टर है एक पद, जिसका नाम ही है पद, जिसको लिखा है किसने, सूरदास ने, उसी का आपका ये मतलब पद्यांश है। क्लियर है? तो आप इसका आप आसानी से संदर्भ लिख दोगे, क्योंकि यहाँ शायद आपका संदर्भ देखो तो यहाँ पे आपका संदर्भ भी पहला प्रश्न पूछ रहा होगा। देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके अब देखो इसमें रचयिता शब्द यूज किया जाता है, इसमें रचयिता, ठीक है। गद्यांश में तो लेखक यूज किया जाता है, लेकिन पद्यांश में रचयिता शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे लिख दोगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या, ऊपर जो भी यहाँ पे रेखांकित अंश किया है, इसकी भाई व्याख्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से रेखांकित अंश इतना किया है, तो इसकी व्याख्या आपको करना है। तो व्याख्या में देखो, गद्यांश का तो व्याख्या करना काफी आसान होता है, लेकिन पद्यांश में थोड़ा व्याख्या करना कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए इसका अर्थ जानना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना जो भी चैप्टर पढ़ना, पद्यांश के जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है।
चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल प्रश्न है, तो वो आप मतलब जानते होगे इसके बारे में, तो अच्छे से इसको आप कर लोगे। ये भी प्रश्न को कोई कठिन नहीं है, तो आप करते रहना इसको। बाकी मैं इसको बता दिया कि आपको किस चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये अगला प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो, मतलब वही है, सेम प्रश्न है, अथवा कर संदर्भ व्याख्या वाला ही, ठीक है, पद्यांश वाला ही, लेकिन यह किस चैप्टर से, इसको देख लेते हैं। देखो, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निशाचर, निशाकर, ठीक है। आप यहाँ पे आगे देखो कि देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तड़ागर। भाई ये आपका ना, ये तो आपका मतलब जो ये मतलब पद्यांश है, ये आपका लिया गया है स्वदेश प्रेम, जो आप लोग का चैप्टर है, ठीक है, जिसको लेखक राम नरेश त्रिपाठी है, उसी का ये है, ठीक है। यहाँ पे ये उसी का है, तो इसका सिंपल, इसका आप इस पद्यांश का आप संदर्भ लिख दोगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि स्वदेश प्रेम से ये लिया गया है, जो आपका चैप्टर है, जिसके मतलब लेखक यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ, लेकिन लिखते समय आप रचयिता शब्द यूज करना, ठीक है। तो इसको लिखा है किसने, राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं, ऐसे लिख देना। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना, और यहाँ एक नॉर्मल सा जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देते रहना। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला हम लोग का थर्ड प्रश्न आप लोग का जो हिंदी में ही पीछे मतलब संस्कृत वाला पाठ है, जिसको आप संस्कृत परिचायिका बोलते हो या हिंदी की संस्कृत बोलते हो, जो भी बोलो आप, उसमें से यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा। इस गद्यांश का आपका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। यहाँ पे एक ही नहीं, मतलब दो दिए रहेंगे, अथवा कर मतलब एक और दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो चलो हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला एक ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, देखो यहीं से फर्स्ट ही लाइन से मालूम चल गया यहाँ पे, यह आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। केंद्रम स्थलम अस्ति, हाँ ये आपका वाराणसी वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो इसका अर्थ पढ़ लेना, और इसके मतलब अर्थ, क्योंकि यहाँ हिंदी अनुवाद करना है तो अर्थ जानते रहोगे तभी हिंदी अनुवाद कर पाओगे। और इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसे कि मतलब प्रस्तुत ये संस्कृत अवतरण ऐसे भी लिख सकते हो, या प्रस्तुत पंक्ति या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नाम पाठ से ली गई है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो ये आपका संदर्भ हो गया, और हिंदी अनुवाद इसका हेडिंग डालकर आप हिंदी अनुवाद लिख दोगे तो उसका आपको 3 मार्क और 2 मार्क आपका संदर्भ का यानी 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी एक आपका, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अथवा कर यहाँ पे एक है, ठीक है। तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। तो देखो, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, भाई यहीं से अस्माकम संस्कृति की बात कर रहा है। तो आपकी संस्कृत वाले पार्ट में एक चैप्टर है, आप लोग याद मतलब आप जानते होंगे, भारतीय संस्कृति, उसी से ये लाइंस ली गई हैं। तो आप मतलब इसको देख लेना, इसका अर्थ आप समझ लेना अच्छे से। बाकी इसका मतलब संदर्भ तो आप लिख ही दोगे अगर चैप्टर का नाम पता चल गया तो, और हिंदी अनुवाद कर देना, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक करना है। बाकी इसको मैं अच्छे से कराऊंगा आपको लिख कर, फिर एक बार इसको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा लिख कर, एकदम अच्छे से मैं एक एक चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ केवल मैं आपको ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो जो चौथा प्रश्न रहेगा वो श्लोकों से संबंधित, चौथा प्रश्न जो रहेगा श्लोकों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित रहेगा। इसको आप पद्यांश भी बोल सकते हो। इसमें भी आपका 2 दिया रहेगा, तो अथवा कर मतलब बीच में अथवा रहेगा, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। तो देखो ये उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतिता। ओके, मतलब यह कह रहा है कि मतलब समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारतवर्ष है, और उसमें रहने वाले जो उसके संतान है मतलब वो भारतवासी एक तरह से हैं। ये इसका अर्थ है। यह आपके जो देशभक्त चंद्रशेखर चैप्टर है ना उससे लिया गया है, ठीक। तो संदर्भ, भाई चैप्टर का नाम मालूम चल गया तो इसका संदर्भ लिख दोगे, हिंदी अनुवाद आप कर ही लोगे, अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है। और अथवा कर यहाँ भी एक है, यहाँ पे कि किम नो हित्वा प्रियो भवति, किम हित्वा न सोचती, किम न हित्वार्थवान भवति, किम हित्वा सुखी भवेत। ओके, मतलब यह तो ना, यह आपका मतलब ये तो युधिष्ठिर और यक्ष का जो बात होता है बीच में, उसका यहाँ पे व्याख्या किया गया है। ये आपका जीवन सूत्राणी जो चैप्टर है उसका मतलब ये लाइन से, इसमें किम नो हित्वा प्रियो भवति मतलब
किसको त्याग कर एक मनुष्य प्रिय हो जाता है, किम हित्वा न सोचती, और किस चीज को त्यागने से मनुष्य जरा भी सोचता नहीं है। किम नो हित्वार्थ भवत हित्वार्थवान भवति, मतलब किस चीज को मनुष्य त्याग कर धनी हो जाता है या धनवान हो जाता है। किम हित्वा सुखी भवति, और किस चीज को त्याग कर सुखी हो जाता है। यह यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से। तो ये जीव मतलब इसका तो अर्थ भी मैं बता दिया था, अर्थ लिख ही लोगे, अर्थ यानी वही हिंदी में बात कर ही लोगे। और भाई ये जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है, तो इसका संदर्भ लिख ही लोगे, सिंपल है। तो चलो ये आपका चौथा कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। उसके बाद पांचवा तो भाई आपका खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, तो इसमें ये 3 मार्क का रहेगा। आप हर जिले का यहाँ पे खंड काव्य होगा, तो आप देख लेना आप किस जिले से हो, अपने जिले का खंड काव्य क्लियर कर लेना। तो चलो इसको छोड़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखो 2 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत क में लेखकों का जीवन परिचय रहेगा जो 5 मार्क का रहेगा, और ख में आप लोग का कवियों का जीवन परिचय रहेगा जो 5 मार्क का रहेगा, यानी 10 मार्क का आप लोग का जीवन परिचय आएगा। और तीनों में 3-3 थे ऑप्शन रहेगा। तो गद्य पाठ में से आप लोग, मैं कहूंगा आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इन 3 लोगों का याद कर लेना। 100% आप लोग के एग्जाम में फंस ही जाएगा। एक किसी और को याद करना चाहते हो तो कर लेना, आपका मन। और उसके अलावा पद्य पाठ में यानी जो कवियों का जीवन परिचय है, उसमें आप लोग तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, और उसके अलावा एक और कोई सुभद्रा कुमारी चौहान का याद करना चाहते हो तो कर लेना। इनमें से आपका एक निश्चित है 100% फंस ही जाएगा, यानी 4 कवियों का और 4 लेखकों का जीवन परिचय आप लोग याद कर लेना। ठीक, चलो इस प्रश्न को छोड़ता हूं, हम लोग आगे चलते हैं। ये 7वां प्रश्न, ये पठित खंड काव्य से एक श्लोक आपका आएगा। ठीक है, तो भाई श्लोक आप कम से कम 3 ठे याद कर लेना। ठीक, क्योंकि 2 ऊपर आपने लोगों ने देखा संदर्भ व्याख्या, संदर्भ हिंदी अनुवाद से भी रिलेटेड आता है। 3 ठे याद किए रहोगे तो काफी ठीक रहेगा। मान लो एक याद किए हो और वहां संदर्भ हिंदी अनुवाद में फंस जाता है, तो यहाँ उसको नहीं लिखना होता है, तो फिर तो आपका 2 मार्क चला जाएगा। तो इसलिए 3 याद कर लेना कि आपकी भाग खराब रही, 2 वहां पे आ भी जाता है संदर्भ हिंदी अनुवाद में, तो 1 आपका रहेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकोगे। ठीक है, अब देखो जो 8वां प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न ये जो है ना, इसको अब नए पैटर्न के अनुसार 9वां प्रश्न कर दिया गया है। 8वें प्रश्न के जगह पे आपका पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन आएगा 4 मार्क का। क्लियर है, तो आप लोग याद रखना 8वें प्रश्न पे आपका नए पैटर्न के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी के पेपर में आपका पत्र लेखन आएगा। और जो ये 8वां प्रश्न है, अब ये 9वां प्रश्न कर दिया गया है, और पहले ये 4 मार्क में था, अब इसको 2 मार्क का कर दिया गया है। यहाँ 1 प्रश्न करने का 2 मार्क मिलता था, लेकिन अब 1 प्रश्न करने का 1 मार्क, तो इसमें से 2 प्रश्न करने का आपको 2 मार्क मिलेगा। क्लियर, ज्ञानम कुत्र संभवति, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो भाई सर्वत्र सभी जगह संभव है ज्ञान, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। उसके अलावा मान लो कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। 2 प्रश्न हो गया भाई। ठीक है, 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। बाकी चंद्रशेखर का आसी, तो मतलब भाई चंद्रशेखर कौन था, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित, ये हो जाएगा। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो भाई इसका हो जाएगा कि विश्व से स्पष्ट ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका 4 प्रश्न में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 9 रहेगा बोर्ड परीक्षा 2024 में, और प्रश्न संख्या जो 9 है ये आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 10 हो जाएगी। इसमें आपको निबंध लिखना रहेगा, और निबंध आप लोग का पहले मतलब ये 9 मार्क में था, लेकिन इसमें से भी 2 मार्क रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ये अब आपका 7 मार्क में रहेगा। तो आपका मतलब यहाँ से 2 मार्क, और यहाँ ऊपर मतलब ऊपर वाला जो अभी हमने प्रश्न देखा ये मतलब ये वाला जो संस्कृत का प्रश्नों का उत्तर था, इसमें से 2 मार्क, यानी 4 मार्क आप लोग का निकाल कर आपका एक नया प्रश्न ऐड किया है, 8वां पत्र लेखन। क्लियर है, तो इस प्रकार हमने इस पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया, जो 8 से 1 डीए कोड था यूपी बोर्ड का बोर्ड परीक्षा 2023 का। ठीक, बाकी मैं कहूँगा इस पेपर का पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो मैं हमारी एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर उस पर मैं शायद डाल चुका हूँ कि नहीं डाल चुका हूँ, ये वाला कोड देखकर मैं डाल दूंगा अगर नहीं डाला हूँ तो। ठीक है, और बाकी इस ऐप पे आप टेस्ट भी दे सकते हो। मैं हिंदी का टेस्ट एकदम न्यू पैटर्न पे ऐड कर दिया हूँ, तो आप जाकर टेस्ट दो। साथ ही मैं SST का भी ऐड कर दिया हूँ, तो आप जाकर टेस्ट भी इस एप्लीकेशन पे देना। क्लियर, चलो तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार एक बार फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।